दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। फ्राइडे को स्टॉक के अंदर काफ़ी शानदार तेजी बनी और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है आरबीआई का फैसला। आरबीआई प्रोजेक्ट फाइनेंस एक नई आप देखें नियम लाए गए हैं और इस नियम ने आप देखें तो बैंकों में और एनबीएफसी में जान भर दी है। काफ़ी शानदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए सभी शेयर। तो ये क्या है पूरी अपडेट उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आने वाले समय में जितनी भी एनबीएफसी है जिसमें आप देख सकते हो जियो फाइनेंशियल भी शामिल है उसको क्या फ़ायदा होगा समझने की कोशिश करेंगे। वैसे जियो फाइनेंशियल के लिए सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जियो पेमेंट बैंक में अपनी पूरी हिस्सेदारी ले ली है एसबीआई से और अब ये पूरी तरह से इनके कंट्रोल में है। अब जब चाहे जैसे चाहे इसके बिजनेस को वो तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। काफ़ी शानदार फैसला है। और दूसरी तरफ देखें तो अपने बिजनेस में ये लगातार एक के बाद एक नई अपॉइंटमेंट करके एक मजबूत टीम तैयार कर चुके हैं जो आने वाले समय इनके बिजनेस को ऊंचाई पर लेके जा सकते हैं। चाहे वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का बिजनेस हो या फिर म्यूचुअल फंड का बिजनेस हो या फिर बैंकिंग सिस्टम हो। आने वाले समय बहुत सारी संभावना पॉजिटिव दिख रही है। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो देख सकते हो कि फ्राइडे को ज़बरदस्त तेजी थी। 26,648 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली जहां पे 349 पॉइंट की तेजी देखने को मिली यानी 1.33% गिरा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। तो आप देख सकते हो कि ज़बरदस्त बाजार में भी तेजी का वातावरण था। सेंसेक्स करीब 1000 पॉइंट के ऊपर तेजी बताई। काफ़ी बेहतर हुआ है पिछले कुछ दिनों से। ये जो माहौल था उस माहौल पे ब्रेक लगा और ये तेजी के पीछे वजह एफआई की खरीदारी। एफआई ने इस महीने में सबसे शानदार रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी की है। तो पिछले 17 जून से लगातार ये आप देख सकते हो चौथा ट्रेडिंग सेशन है जब एफआई खरीदारी कर रहे। आप ये देख सकते हो कि 17 जून को उन्होंने 1482 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। तो 18 जून को 890 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। 19 जून को 934 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन फ्राइडे को उन्होंने ज़बरदस्त और रिकॉर्ड तोड़ 52,411 करोड़ का ज़बरदस्त निवेश किया। सामने 44,470 करोड़ की बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी निकल के आ रही है वो 7,940 करोड़ की है यानी 7,940 करोड़ का ज़बरदस्त निवेश किया है। और इस निवेश के दम पे पूरे महीने की जो खरीदारी वो पॉजिटिव हो चुकी है यानी 3,897 करोड़ का इस महीने में खरीदारी की है। जो बिकवाली के आंकड़े थे वो थम चुके हैं और एफआई बाजार में फिर से फुल फॉर्म में आ चुके हैं। दूसरी तरफ इस महीने में पहली बार डीआई ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। तो आप ये देख सकते हो कि इससे पहले 17 जून को डीआई ने काफ़ी अच्छी खरीदारी की थी। 8,207 करोड़ की खरीदारी की थी और उसके बाद 18 जून को उन्होंने 1,091 करोड़ की खरीदारी की। 19 जून को यानी गुरुवार को 605 करोड़ की खरीदारी की। लेकिन फ्राइडे को 24,208 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। सामने 27,258 करोड़ की उन्होंने बिकवाली कर दी। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 3,049 करोड़ का है। ये पहली बार हुआ इस महीने में। लेकिन अभी भी इस महीने में उन्होंने अभी तक 56,786 करोड़ का ज़बरदस्त निवेश कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है और ये शुभ संकेत है। अब यहाँ पे जियो फाइनेंशियल की बात करें तो आज 293 पर क्लोजिंग देखने को मिली जहाँ पे 3.31% की शानदार तेजी थी और इंट्राडे में 295 तक स्टॉक चला गया। काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। वैसे इंट्राडे में हल्की सी गिरावट भी हुई थी क्योंकि 283 का इसने लो बनाया था पर बेहतर निचले लेवल से। और इसके पीछे वजह आरबीआई प्रोजेक्ट फाइनेंस इस नए फाइनेंशियल नियम के आरबीआई के नियम की वजह से पूरा पॉजिटिव माहौल बना और बैंकिंग और एनबीएफसी में ज़बरदस्त दौड़ लगी। तो आरबीआई ने 19 जून को प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके मुताबिक बैंकों को कमर्शियल रियल इस्टेट यानी सीआरआई प्रोजेक्ट के लिए 1.25% का जनरल प्रोविजन मेंटेन करना होगा। कमर्शियल रियल इस्टेट रेसिडेंशियल हाउसिंग यानी सीआरआई आरएच और दूसरे पोर्टफोलियो के लिए 1% का प्रोविजन मेंटेन करना होगा। ये प्रोविजनिंग कंस्ट्रक्शन फेज के लिए है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि ऑपरेशन फेज के दौरान बैंकों और एनबीएफसी को कमर्शियल रियल इस्टेट प्रोजेक्ट के लिए 1% प्रोविजन मेंटेन करना होगा। ये लोन पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रीपेमेंट शुरू होने के बाद लागू होगा। सीआरआई आरएच के मामले में यह 0.75% और दूसरे प्रोजेक्ट के मामले में यह 0.40 होगा। बैंकों को इस गाइडलाइन से काफ़ी राहत मिली है क्योंकि यह ड्राफ्ट गाइडलाइन में प्रस्तावित प्रोविजनिंग के मुकाबले काफ़ी कम है।
ड्राफ्ट गाइडलाइन में कहा गया था कि बैंकों को कंस्ट्रक्शन फेज वाले प्रोजेक्ट के लोन के लिए 5% का प्रोविजनिंग करना पड़ेगा। यानी रकम बहुत बड़ी थी और इससे चिंता में आ गया था पूरा का पूरा ये देख लो कि फाइनेंशियल सेक्टर। लेकिन उसकी जो गाइडलाइन निकल के आई वो बहुत कम कर दिया गया। तो ऑपरेशनल फेज में इसे घटाकर 2.5% करने का प्रस्ताव था और उसके बाद प्रोजेक्ट जब कैश जनरेट शुरू कर देगा तो इसे घटाकर 1% करने का प्रस्ताव था। तो आरबीआई की यह नई गाइडलाइन 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगी। हालांकि इस साल फरवरी में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा था कि प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पर प्रोविजनिंग के नए नियम 1 साल के लिए टाले जा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि ये 31 मार्च 2026 से पहले लागू नहीं हो पाएंगे। केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा है कि बैंकों को प्रोजेक्ट के प्रदर्शन पर नज़र रखनी होगी। अगर उन्हें किसी प्रोजेक्ट पर दबाव दिख रहा है तो पहले से ही उसके लिए रिजोल्यूशन प्लान शुरू करने के लिए तैयार रहना होगा। तो आरबीआई की नई गाइडलाइन के मुताबिक बैंकों को ऐसे किसी तरह के क्रेडिट की जानकारी सेंट्रल डिपॉजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट यानी CRILC को देनी होगी। ये जानकारी हर हफ्ते CRILCM में रिपोर्ट देनी होगी। बैंक को लोन लेने वाली कंपनी के अकाउंट का रिव्यू करना होगा। केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा है कि NPA का अपग्रेडेशन तभी होगा जब अकाउंट का प्रदर्शन संतोषजनक लगेगा। तो एक्सपर्ट का कहना है कि आरबीआई की नई गाइडलाइन के उम्मीद के मुकाबले काफ़ी कम सख्त रखी गई है। जो कहा जाता है उससे सख्त नहीं है उतनी। इससे बैंकों को इंडस्ट्रियल और इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए लोन देने में आसानी होगी। इंफ्रा प्रोजेक्ट में रोड, पोर्ट्स, पावर प्लांट आते हैं। आरबीआई के नए नियमों से सबसे ज़्यादा असर जो है पावर फाइनेंस कंपनियों को होगा फ़ायदा। और इसके अलावा देखें तो जो फाइनेंस का प्रोवाइड करने वाली सारी कंपनियों के लिए ये बेनिफिट होगा, क्योंकि अब आप देख ही सकते हो कि जियो फाइनेंशियल भी होम लोन वगैरह में भी आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो ऐसे में उसको भी इसका फ़ायदा होगा। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, इसका असर देखने को मिला। दूसरी तरफ देखें तो जियो पेमेंट बैंक ने अपनी 17.8% की जो स्टेक बाकी थी वो एसबीआई से ले ली है। तो ये देख सकते हो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पार्टनर थी जियो पेमेंट बैंक में, लेकिन अब ये पूरी तरह से जियो फाइनेंशियल बैंक जो है ये इसका हिस्सा बन चुकी है JFSL का। और अब इसके हिसाब से निर्णय लिए जाएंगे जो अपने हिसाब से आगे काम को बढ़ा पाएंगे। कुछ फैसले लेने होंगे तो आसानी से लिए जा सकते हैं, अब किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। और आरबीआई की मंजूरी के बाद ये फैसला लिया गया, ये बहुत ही शानदार फैसला है। इसके अलावा आप देखें तो कि जियो और ब्लैक रॉक ने मिलकर अपनी जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से अलादीन प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। ये अलादीन प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से जो नए निवेशक है वो शानदार तरीके से निवेश कर पाएंगे। उनको बहुत ही शानदार यूनिक इन्वेस्टमेंट की एनालिटिक और रिस्क मैनेजमेंट का पोर्टफोलियो पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। ये ज़बरदस्त है और आने वाले समय में इस अलादीन के बिजनेस के दम पे बहुत सारी कंपनियों को पछाड़ के जियो और ब्लैक रॉक मार्केट में नंबर 1 बन सकते हैं। यानी फाइनेंशियल सेक्टर में अब धूम मचाने को तैयार है। इसका म्यूचुअल फंड का बिजनेस है वो काफ़ी कमाल कर सकता है। यानी कुल मिला के देख सकते हो कि बाजार में तूफान मचाने को तैयार है और उसके लिए एक बहुत मजबूत टीम तैयार कर दी गई है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाला जो समय है वो जियो फाइनेंशियल के नाम हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।